गुप्ता फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। लोग मुझे सीके सर के नाम से जानते हैं। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे और हमने बहुत सारी चीज़ें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, तो उसी कहानी में हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पोटेंशियल वगैरह के बारे में डिस्कस कर रहे थे, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन कैसे निकालना है, बहुत सारी चीज़ें हमने देखी। तो कहानी को अभी हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक छोटा सा टॉपिक है, उसको कर लेते हैं पहले। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है, नाम ही बोल रहा है। इक्वी मतलब इक्वल, पोटेंशियल यानी कि वो सरफेस जिसका पोटेंशियल सेम हो उसको इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो आप डेफिनेशन में एक लाइन लिख लो, इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ अ पॉइंट हैविंग सेम पोटेंशियल या फिर हैविंग इक्वल पोटेंशियल, कुछ भी लिख लो आप, हैविंग सेम पोटेंशियल। यानी कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस यानी कि एक ऐसा पाथ, एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा कर्व, कुछ भी बोलो, जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू सेम हो। बोलोगे सर ऐसा भी होता है क्या? बिल्कुल होता है। जैसे फॉर देखो, कुछ एग्जांपल्स देख लो आप। जैसे मान लो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंबल था, मैंने बताया था आपको, सपोज वैल्यू ई है। तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये बात मैं बता चुका था। तो जरा ध्यान से देखो, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल सब सेम होगा। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर होगा अगर इसको एक प्लेन के व्यू नजर से देखो, अगर आप ऐसा कुछ, ठीक है, तो इस प्लेन के ऊपर, ये प्लेन ऐसा कुछ है ना, इसके ऊपर जितना भी पॉइंट्स आएगा यानी कि इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन है, इमेजिन करो ऐसा प्लेन है, ये ऐसा, मैं तो आपको तिरछा दिखा रहा हूं, ऐसा प्लेन है। तो ऐसा इस प्लेन के ऊपर जितना भी पॉइंट्स आएगा यानी कि इसके परपेंडिकुलर, सबका पोटेंशियल सेम होगा बच्चों। सिमिलरली यहां पे सबका पोटेंशियल सेम होगा, इससे अलग होगा बट पोटेंशियल सेम होगा। यानी कि यहां पे अगर तुम कुछ दूसरा प्लेन एक बना देते हो ऐसा कुछ, और इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल अगर मैं देखूं तो सब कुछ सेम होगा। यानी कि अगर ये इस पॉइंट को ए बोल दूं, इस पॉइंट को बी बोल दूं, तो सबसे पहले तो देखो A1, A2, A3, A4, A5 और सिमिलरली B1, B2, B3, B4, तो इन सब का पोटेंशियल सेम। यानी कि पोटेंशियल ऑफ A1, क्या बोल रहा हूं मैं, पोटेंशियल ऑफ A1 इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ A2 इक्वल टू डॉट डॉट डॉट, सिमिलरली इन सब का पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल ऑफ B1 मस्ट बी इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ B2 डॉट डॉट डॉट। लेकिन फिर से याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यानी कि इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल इनसे तो ज्यादा होगा, यानी कि VA मस्ट बी ग्रेटर देन VB। इस बात को अगर नहीं लिखा है तो आज फिर से लिख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज। तो ये हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बच्चे, ये जो दिखाई दे रहे हैं आपको। सिमिलरली और कोई कंडीशन ले लो, जैसे पॉइंट चार्ज की बात कर लेते हैं। पॉइंट चार्ज का मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम आपको बताया था कि अगर एक प्लस क्यू चार्ज है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है बाहर की तरफ, ऐसा कुछ मान के चलो। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि ये डायग्राम है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो कैसा होगा, अब एक पॉइंट चार्ज हवा में रखा हुआ है, तो इससे चारों तरफ निकल रहा है, चारों तरफ। तो इसका अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस सोच के देखो तो कुछ ऐसा, हालांकि 2D में ये आपको सर्कल दिख रहा है बट दिस इज अ स्फीयर। सिमिलरली ये पॉइंट देखो, ये वाला प्लेन, सिमिलरली ऐसे, यानी कि स्फेरिकल्स, ये सारे जो हैं स्फेरिकल्स, यानी कि एक पॉइंट हवा में रखा है। ऐसे सोचो, फुटबॉल का सेंटर है और उसके ऊपर सबसे बढ़िया है प्याज का एग्जांपल सोचो, प्याज, बढ़िया वाला प्याज, सुंदर खूबसूरत वाला प्याज के सेंटर पे बैठ जाओ। मान लो कि एक चार्ज रखा हुआ है एकदम सेंटर पे, और उसके बाहर वाला जस्ट पहला कवर सोचो, पहला वाला कवर जस्ट बाहर वाला, दैट इज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी कि उसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। सिमिलरली उसका दूसरा वाला कवर देखो, उसके ऊपर पोटेंशियल सेम होगा। सिमिलरली तीसरा, जितना भी कवर है, यानी कि हर एक कवर जो है अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस का काम करेगा। कहने का मतलब, अब फिर से सोचो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, तो सबसे, ये मान लो प्याज का सेंटर है, ये प्याज का सेंटर है जहां पे एक चार्ज रखा हुआ है, और ये प्याज का पहला कवर, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम, दिस इज स्फेरिकल। सिमिलरली दूसरा कवर, तीसरा कवर, इन सब का पोटेंशियल सेम। लेकिन अगर इसको A बोल देते हो, इसको B बोल देते हो, तो इसको C बोल देते हो, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो मैं इतना तो जरूर बोल सकता हूं कि VA मस्ट बी ग्रेटर देन VB मस्ट बी ग्रेटर देन VC। ठीक है, पोटेंशियल घटता जाएगा, लेकिन एक स्फेरिकल सरफेस में उसका हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा। तो यहां पे लिख लेना, फॉर पॉइंट चार्ज के लिए
स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस अपने को मिलता है। नोट करो इसको पॉज करके, स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, अब देखो और एक आध एग्जांपल देख लो, जैसे लाइन चार्ज अगर आ गया, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज, लाइन चार्ज की अगर बात की जाए तो एक मान लो लीनियर चार्ज दिया हुआ है, एक ऐसा एक लाइन है, इसके ऊपर चार्ज है, ठीक है ना, चार्ज डेंसिटी कुछ दे देगा, लैम्डा कूलम पर मीटर या व्हाटएवर, मान लो कि इस पे चार्ज ऐसा है, ठीक है, प्लस 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 डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकलेगा, इमेजिन करके देखो, हर तरफ निकलेगा, चारों, ये लाइन अगर है तो इसके चारों तरफ इधर 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 इधर, यानी कि हर तरफ चारों डायरेक्शन में। तो मैं फिलहाल दो ही डायरेक्शन दिखा रहा हूं क्योंकि हम 2D के ऊपर पढ़ रहे हैं फिलहाल, तो दो ही दिखा सकते हैं। तो कैसा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा, इमेजिन करके देखो, ऐसा सिलिंड्रिकल, ये सिलेंडर को दिमाग में रखो, यानी कि सिलेंडर के हर एक पॉइंट पे अगर जाके देखो तुम, हर एक पॉइंट पे सबका पोटेंशियल सेम होगा। सिमिलरली और भी बहुत सारे सिलेंडर्स बनेंगे, बनेंगे नहीं बनेंगे, ये देखो इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू सेम होगा, यानी कि यहां पे कैसा इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलता है बच्चों, सिलिंड्रिकल, सिलिंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक, अब इसमें खास बात क्या है, खास बात क्या है, जैसे सवाल कैसे पूछेगा जानते हो, सवाल बोलेगा कि एक ये ले लो, मान लो कि एक स्फीयर है, ठीक है, दो कंसेंट्रिक स्फीयर दे देगा, बोलेगा ये VA पोटेंशियल पे है, ये VB पोटेंशियल पे है और ये VC पोटेंशियल पे है। ठीक, स्फीयर आपको बोलेगा कि एक चार्ज पार्टिकल है, बताओ उसको, चार्ज पार्टिकल एक है, सपोज एक पॉइंट दे दिया यहां पे P, यहां पे एक पॉइंट दे दिया Q, यहां पे पॉइंट दे दिया R और यहां पे पॉइंट दे दिया सपोज T। तो बोला कि एक पॉइंट चार्ज है, उसको P से Q तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। आपको मान लो ऐसा सवाल पूछ दिया कि P से Q तक उसको मूव कराने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो आप देखो तो P और Q ये दोनों सेम पोटेंशियल पे है बच्चों, और सेम पोटेंशियल पे अपने को पता है कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है माइनस Q डेल्टा V, यानी कि माइनस Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, जबकि ये दोनों अगर सेम पोटेंशियल पे है तो V फाइनल और V माइनस इनिशियल यानी कि डेल्टा V का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो वर्क डन 0 हो जाएगा। तो एक जो इंपॉर्टेंट बात समझ में आती है वो क्या, कि वर्क डन, नोट डाल के कहीं पे जरूर लिख लो मैं जो बोल रहा हूं, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज from one point to other point on a equipotential surface is always 0. Work done in moving a charge, work done in moving a charge from one point to other point on an equipotential surface, on an equipotential surface is always 0. ठीक है, तो आपको वर्क डन ये निकाल रहे थे हम P से Q तक, ठीक है। सिमिलरली अगर वर्क डन बोलता कि नहीं P से R लेके जाओ, P से R, तो बिल्कुल होता बच्चों, वर्क डन होता माइनस Q इंटू V फाइनल माइनस V इनिशियल, P से R ले जा रहे हैं, यानी कि R का पोटेंशियल कितना है, VB है और इसका VA है, तो आंसर हो जाता माइनस Q इंटू VB माइनस VA। सिमिलरली वर्क डन अगर निकालना होता P से लेके T तक, तो माइनस Q इंटू VC माइनस VB, VC माइनस VA। ठीक है, तो इस तरह से वर्क डन निकाल सकते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर सेम इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हम किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं तो वर्क डन 0 आएगा, क्योंकि डेल्टा V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा। पॉज करें, नोट करें। अब हम कहानी को ले चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी सेगमेंट पे, जिसका नाम है डाइपोल। डाइपोल, डाई मतलब दो, पोल मतलब किनारा या फिर एंड, जो भी समझना है समझो। डाइपोल कुछ खास नहीं है, बहुत सिंपल चीज है, अगर पीछे का चीज क्लियर है तो इसमें कोई जान है ही नहीं, जान प्राण बिल्कुल नहीं है। डाइपोल, सबसे पहले तो इसका डेफिनेशन लिख लो आप लोग। टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर separated by a small distance। मैं लिख भी रहा हूं, बोल भी रहा हूं, टू चार्जेज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड
एंड अपोजिट नेचर, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है बस, कि दो चार्ज को लेना है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और अपोजिट नेचर के हो, उनको एक स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करके रख दो, तो एक जो सिस्टम बनता है दैट सिस्टम इज नोन एज डाइपोल। बोलोगे सर क्या मतलब, जैसे एक चार्ज प्लस क्यू, एक चार्ज ले लो माइनस क्यू और एक चार्ज ले लो प्लस क्यू, और मान लो कि इनके बीच का सेपरेशन तुमने कुछ रख दिया, ये माइनस क्यू है बच्चों, माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, और इनके बीच का सेपरेशन तुमने ले लिया डी, तो ये जो सिस्टम बना दिस सिस्टम इज नोन एज डाइपोल। और एक चीज होता है बच्चों डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट ये क्या होता है, इसका सिंबल होता है बच्चों P, P इक्वल टू क्यू इंटू कोई एक चार्ज उठाओ और उनके बीच का डिस्टेंस Q इंटू डी, डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं इसको। यानी कि किसी एक चार्ज पार्टिकल को उनके बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज Q इंटू डी। एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मजे वाली बात, अगर ये जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मूवमेंट P जो होता है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और इसका अगर डायरेक्शन कोई पूछे कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसका डायरेक्शन बच्चों निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ P, यानी कि डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। तो डायरेक्शन इसका लिखना है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इसका यूनिट देखो, ये कूलम है ये मीटर है, तो इसका यूनिट हो जाएगा बच्चों कूलम मीटर, ठीक। तो ये कहानी हो गया डाइपोल का। डाइपोल मतलब दो चार्ज पार्टिकल, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट नेचर, एक निगेटिव से एक पॉजिटिव, सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। उसमें डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, कोई एक चार्ज उठाओ, मैग्नीट्यूड की बात करें तो कोई एक चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम, बट ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, यानी कि इसको बोलते हैं वेक्टर P, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है बात। डाइपोल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दुनिया में, बहुत हर चीज दुनिया में डाइपोल से मिलकर बना हुआ है। जैसे पानी को देख लो, पानी को कैसे लिखते हैं हम, H2O ना, H2O फॉर्मूला होता है, तो O माइनस माइनस, एक इधर आता है H प्लस, एक इधर आता है H प्लस, तो ये देखो तो आपस में मिलकर एक डाइपोल बनाएगा, ये आपस में डाइपोल बनाएगा। सिमिलरली Na प्लस Cl माइनस, इसको भी जानते ही होगे आप, ये भी अपने आप में एक डाइपोल है। तो बहुत सारी चीजें, मतलब मैक्सिमम चीजें जो है वो डाइपोल का यूज उनमें हुआ है जिंदगी में, सब मिलके बने हुए हैं उससे। तो हम अब इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं कि इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पोटेंशियल क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप इसको पॉज करो, नोट करो और देखते जाओ। फिर से बता दूं, डाइपोल मूवमेंट मतलब एक चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिलहाल इतना ही। अब आते हैं कहानी पे। कोई पूछे कि चलो भाई कुछ छोटे छोटे सवाल, सबसे पहले तो कुछ चिंदी सवाल आएंगे, ठीक है, वो तुम खुद से कर सकते हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे सवाल आएंगे, जैसे बोल दिया कि एक मान लो -5 कूलम का चार्ज है और एक +5 कूलम का चार्ज है, और इनको सेपरेट कर दिया है मान लो कि 0.4 मीटर के डिस्टेंस पे, बहुत बड़ा ले लिया है मैंने, इतना भी नहीं होता है फिर भी। तो आपको बोला डाइपोल मोमेंट, तो हमें पता है P का वैल्यू होता है Q इंटू डी, Q का मतलब 5 इंटू कोई एक चार्ज उठाना है पॉजिटिव या निगेटिव, और D का मतलब 0.4, तो ये देखो तो वैल्यू आ जाएगा 2 कूलम पर मीटर, 2 कूलम मीटर, ठीक है। और कोई पूछे डायरेक्शन, तो बिल्कुल निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, दिस इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है बात। ये तो बहुत आसान सवाल है, थोड़ा बढ़िया सवाल बनाना चाहे तो क्या बनाएगा, देखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ, बहुत सिंपल चीज है, और मैं जैसे पढ़ा रहा हूं बहुत सिंपल बना के पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। हाँ, ऐसे सवाल पूछ सकते हैं, मान लो कि यहां पे एक चार्ज रख दिया है तुम्हारा, कितना चार्ज ले लो, यहाँ पे -2Q का चार्ज रखा हुआ है, यहां से A डिस्टेंस पे एक +Q रखा हुआ है, और यहां से A डिस्टेंस पे एक +Q रख दिया। बोला कि नेट डाइपोल मोमेंट निकालो, P नेट क्या होगा इस सिस्टम का। हमें पता है डाइपोल के लिए क्या चाहिए, एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव चार्ज यहां होना चाहिए था, तो इस -2Q को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं बच्चों, ध्यान से देखो। अब एक -Q मान लो यहां पे, और एक -Q यहीं पे है, हमने इसको दो नजर से देखना शुरू कर दिया। यहां पे एक +Q था, यहां पे एक +Q था, तो इसके कारण देखो तो डाइपोल इधर एक, और इसके कारण देखो तो इधर, वो अलग बात है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो तो P का वैल्यू होगा Q इंटू ए, ये डिस्टेंस A था, और यहां पे देखो तो P का वैल्यू अगेन Q इंटू ए, ठीक है। अब एक डाइपोल इधर, एक डाइपोल इधर,
तो नेट जो होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, नेट जो होगा इधर इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ये P, तो ये हो जाएगा बच्चों P√2। तो P नेट जो निकल के आएगा दैट इज P√2, और P का वैल्यू कितना है, Q इंटू A इंटू √2। ये आ गया नेट डाइपोल मोमेंट। और डायरेक्शन बोले तो इसके और इसके, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड। दिस इज नेट डाइपोल मोमेंट। पॉज करें, वीडियो को नोट करें। एक और बढ़िया सवाल कराता हूं आपको, फील आएगा जीवन का। ये सब तो आसान सवाल है, ये सब बुक में मिल जाएंगे आपको। एक बहुत बढ़िया सवाल करा रहा हूं मैं। पॉइंट चार्ज दिया हो तो कहानी बहुत सिंपल होता है। अब मैं ले लेता हूं कंटिन्यूअस चार्ज। कंटिन्यूअस चार्ज कहने का मतलब, बढ़िया सवाल है, ध्यान से। ठीक, यहां पे रखा हुआ है -Q ओरिजिन पे, और एक क्वार्टर रिंग है, ऐसा इस तरह से रखा हुआ है, और इसके ऊपर टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज प्लस Q। ठीक, इसका रेडियस दिया हुआ है R। आपको बोला फाइंड P नेट, नेट डाइपोल मोमेंट। देखो बिल्कुल घबराओ मत, मैं हूं बताने के लिए, बिल्कुल टेंशन मत लो। तुम एक काम करो, इस -Q में से एक DQ चार्ज काट लो, -DQ, और इसमें से एक +DQ काट लो, और वहां से कहानी को स्टार्ट करो। क्योंकि डाइपोल का पहला कंडीशन है चार्जेज शुड बी ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन। तो जरा ध्यान से देखना, मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूं एक बार समझने के लिए। मान लो कि फिलहाल यहां पे -DQ चार्ज है, लेट अस अज्यूम। इसमें से कोई एक छोटा सा चार्ज ले लिया, और यहां से मैं थीटा एंगल पे जाके डी थीटा थिकनेस का एक छोटा सा लेंथ काट लिया। इतना लेंथ काटा है कि जिसके ऊपर चार्ज जो हो +DQ हो, ताकि इन दोनों के बीच में एक डाइपोल बन सके। ठीक, तो अभी इनके और इनके बीच में एक डाइपोल बन गया बच्चों। ठीक है, डाइपोल का डायरेक्शन इधर होगा, आपको शायद समझ में आ रहा हो। ये इसको अगर मैं DP बोल दूं, DP, तो सबसे पहले इस DP का वैल्यू निकालता हूं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, ये चार्ज निकालना होगा, है ना। तो सबसे पहले DQ स्मॉल चार्ज जो होगा, देखो इस पूरे लेंथ पे टोटल चार्ज था Q, तो यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना होता, Q डिवाइडेड बाय इसका लेंथ कितना, ये टोटल लेंथ होता है बच्चों 2πr, तो ये 1/4 है, तो Q डिवाइडेड बाय 2πr डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। और यूनिट लेंथ अपना कितना है, अगर इसका लेंथ देखो, ये रेडियस r था, ये एंगल d थीटा था, तो ये होता तुम्हारा r d थीटा, ये वाला यहां से लेके यहां तक। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो इंटू r d थीटा से। ठीक है, ये q है, ये थीटा है, कंफ्यूज ना हो। कौन कौन शहीद हो गया बच्चों, r से r गया, 2 से गया 2, तो ये 2 ऊपर चला गया, तो dq का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2q डिवाइडेड बाई पाई। क्या मैं सही लिख रहा हूं, आई होप सो। 2q डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा, ये आ गया स्मॉल dq। अब ये स्मॉल dp लिख रहा हूं, स्मॉल डाइपोल मोमेंट। dp जो होगा दैट विल बी व्हाट q इंटू डी, यानी कि dq इंटू इनके बीच का सेपरेशन, तो ये r है, तो ये भी r ही रहेगा, सर्कुलर ट्रैक है तो r, यानी कि dp का वैल्यू आ जाएगा बच्चों dq इंटू r, और dq का वैल्यू कितना है, 2q डिवाइडेड बाई पाई इंटू डी थीटा इंटू r। ठीक, ये हो गया स्मॉल डाइपोल मोमेंट। बट दिक्कत क्या है, डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों, ये dp का डायरेक्शन है, dp। ठीक, अब इसका दो कंपोनेंट में तोड़ना पड़ेगा हमको, क्योंकि स्केलर होता तो डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते, लेकिन ऐसे नहीं कर सकते। अब इसका दो वैल्यू आएगा, एक इधर की तरफ दैट इज dp cos थीटा, और एक इधर की तरफ दैट इज dp sin थीटा। तो इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ के इंटीग्रेट कर दिया। एक को नाम दे देता हूं px, x एक्सिस में, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dp cos थीटा। ठीक, और थीटा का लिमिट तो दिख ही रहा है 0 से π/2, तो इंटीग्रल dp का वैल्यू कितना है बच्चों, 2qr डिवाइडेड बाई पाई इंटू cos थीटा डी थीटा आ जाएगा, cos थीटा डी थीटा, और लिमिट चल रहा है 0 से π/2। ठीक, 2qr बाई पाई कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, 2qr डिवाइड बाई पाई कॉन्स्टेंट। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों sin थीटा, लिमिट है 0 से π/2। देखो sin π/2 1 होता है, sin 0 0 हो जाता है, तो ये वैल्यू निकल के आएगा 2qr डिवाइडेड बाई पाई। दिस इज px। पहले इसको नोट करो, px यानी कि x कंपोनेंट में कितना डाइपोल हुआ वो हमने निकाल लिया, 2qr डिवाइडेड बाई पाई। अब हम आते हैं y कंपोनेंट वाले के पास, इसको मिटा रहा हूं मैं। हाँ जी, py की अगर बात करें तो इंटीग्रल dp sin थीटा
इंटीग्रल डीपी साइन थीटा मतलब 2QR डिवाइडेड बाई पाई इंटू साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट अभी भी वही चल रहा है 0 से लेके π/2 तक। अब देखो 2QR बाई पाई बाहर आ गया, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट है 0 से π/2। तो अगर ध्यान से देखो तो cos π/2 0 होता है, तो 2QR डिवाइडेड बाई पाई इंटू -0 माइनस कॉस 0 होता है 1, तो माइनस माइनस हो जाएगा +1, यानी कि फिर से वैल्यू वही आया 2QR डिवाइडेड बाई पाई। ये हो गया तुम्हारा बच्चों py। ठीक, अपने को तो पी नेट निकालना है, तो निकाल दो पी नेट। px और py का वैल्यू दोनों सेम ही है। ठीक है, तो पी नेट जो होगा कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में px स्क्वायर प्लस py स्क्वायर। और देखो अगर दोनों वैल्यू सेम ही है तो ये √2 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि √2 टाइम्स कोई एक वैल्यू ले लो 2QR डिवाइडेड बाई पाई। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से अगर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कभी भी आ जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉज करें वीडियो को और नोट करें, हम कहानी को बढ़ाएंगे आगे। अब हम चलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। ठीक है, हाँ जी, हेडिंग लगाओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। वही इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम पहले बहुत, जिसके पीछे हम भाग चुके हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। सबसे पहला एक्सियल, ऑन एक्सियल पॉइंट, पहले इसकी बात करते हैं। देखो क्या करना है अपने को, ध्यान बोर्ड पे, ये -q, ठीक, ये +q। मान लो इनके बीच का सेपरेशन है 2a, लेट अस अज्यूम 2a। इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे, यानी कि एक्सियल पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है कोई, मान लो कि ये पॉइंट P। हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ठीक है ना, ये वाले पॉइंट पे। अब देखो पहली बात तो ये निकाल के रख लो कि इस जो सिस्टम तुमको दिखाई दे रहा है, इस सिस्टम का डाइपोल मोमेंट जो होगा P का वैल्यू दैट विल बी Q इंटू 2a। ये रख लो, बाद में काम आएगा। ठीक, अब आ जाओ, करना क्या है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को निकालना है। तो दो चार्ज है, दोनों के कारण निकाल देते हैं। अब देखो ये वाला चार्ज पॉजिटिव है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ E1 नाम दे दूं, और इसके कारण निगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर की तरफ, इसको E2 नाम दे दूं। तो E नेट जो होगा, E नेट दैट विल बी व्हाट। अब देखो ये वाला पास में है, इस पॉइंट के ज्यादा पास में है। ये वाला डिस्टेंस कितना है, चलो ये भी लिख लो पहले। यहां से यहां तक r है और ये 2a है, मतलब ये a है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होता है बच्चों दैट इज r माइनस a, यानी कि इस चार्ज से, और इस चार्ज से देखो तो ये टोटल r और ये a, यानी कि r प्लस a, इस चार्ज पार्टिकल से डिस्टेंस यहां से। तो ई नेट जो होगा बच्चों, ई नेट व्हाट, इसके कारण ज्यादा होगा, इसके कारण कम होगा, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है। तो मैं लिख सकता हूं E1 माइनस E2। E1 का वैल्यू कितना, E1, यहां पे एक बात का ख्याल रखें, R का वैल्यू A से बहुत बड़ा है, उनके बीच के सेपरेशन से। E1, इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पॉइंट चार्ज के कारण होता था KQ बाई R स्क्वायर, तो इसके कारण हो जाएगा KQ डिवाइडेड बाई, ये कितना है, R माइनस A का होल स्क्वायर, माइनस इसके कारण कितना हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, R के जगह पे आ जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है बस। नीचे देखो एलसीएम ले लोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये नीचे आ गया एलसीएम लेने के बाद। ये यहां आएगा, ये यहां जाएगा, KQ कॉमन ही ले लो दोनों से, अंदर आ जाएगा R प्लस A होल स्क्वायर माइनस R माइनस A होल स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करोगे अगर, देखो इधर R स्क्वायर A स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 2RA और यहां भी 2RA माइनस के साथ, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि ऊपर आ जाएगा 4RA, यानी कि ई नेट का जो वैल्यू निकल के आएगा बच्चों दैट इज ऊपर बचा 4RA इंटू KQ चल रहा है बाहर, डिवाइडेड बाई व्हाट। अब इसमें एक चीज ख्याल रखें, R जो है A से बहुत बड़ा है, तो R स्क्वायर A स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, तो इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, इसको कर दिया 0, A स्क्वायर को, R स्क्वायर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है ये, तो यहां बचा R स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि R का पावर 4 नीचे बचेगा। अब ऊपर देखो ई नेट का वैल्यू अगर देखें, इसको लिखो 2R इंटू A, ठीक है,
2r k को ले आओ, और यहां पे जो 2 बचा है उसको इसके साथ ले जाओ, 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू। ये क्यों लिखा? ताकि मैं इसको p लिख सकूं, ठीक है, क्योंकि q इंटू 2a को हमने p नाम दिया है, डाइपोल मोमेंट, तो ये बन गया p, ठीक है, और एक r कैंसिल हो गया, तो E नेट का वैल्यू देखो तो आपको मिलेगा 2, ठीक है, k, और ये बन गया p डिवाइडेड बाई आर क्यू, एक r कैंसिल होने के बाद, तो E नेट का वैल्यू आ गया 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो हमें पता है इसका डायरेक्शन किधर होगा, राइट साइड की तरफ ही होगा, यानी कि जो डाइपोल का डायरेक्शन है, डाइपोल का डायरेक्शन यही था ना P, उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, E नेट वेक्टर फॉर्म में, तो क्या बन जाएगा बच्चों, 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू इंटू पी कैप, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। इसको पॉज करके एक बार नोट कर लो, पॉज द वीडियो और नोट करें। चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल का डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो ई नेट जो होगा बच्चों, ई नेट, उसको मैंने लिखा क्या, 2kp बाई आर क्यू इंटू पी कैप दे दिया उसका डायरेक्शन। तो ई नेट का वैल्यू अगर आप देखो, ई नेट कितना हो जाएगा, 2kp डिवाइड बाई आर क्यू, और वेक्टर पी कैप को क्या लिख सकते हैं, वेक्टर p डिवाइडेड बाई p का मैग्नीट्यूड, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट का वैल्यू निकल के आ जाएगा 2k इंटू वेक्टर p डिवाइडेड बाई आर क्यू, ठीक है। नीचे एक बात जरूर लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, यानी कि कुल मिला के बात बस इतनी कि माइनस क्यू, यहां पे प्लस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन अगर 2a है, और यहां से किसी डिस्टेंस r पे, सेंटर से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, और वैल्यू होगा 2kp डिवाइडेड बाई आर क्यू। ये बात है, कुल मिला के बात बस इतनी है, ठीक है। इस डायरेक्शन में आओगे तो इधर की तरफ हो जाएगा, ठीक है, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 2kp बाई आर क्यू। मिटाऊं, पॉज करके लिख लो। अब आ जाओ इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे, ये एक्सियल पॉइंट था 2kp बाई आर क्यू। अब सेकंड है ऑन इक्वेटोरियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट, ध्यान दो, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब यहां पे है माइनस क्यू, ये सेपरेशन 2a, ये प्लस क्यू, इसके सेंटर से यानी कि मिड पॉइंट से मान लो परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे, यहां पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये पॉइंट नाम मत दो, चलो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। क्या होगा सोचो, ध्यान दो बोर्ड पे, इसके कारण और इसके कारण, सबसे पहले तो ये डिस्टेंस देखो, ये a है, ये a है, ये r है, तो ये डिस्टेंस होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये डिस्टेंस भी होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों दूर भागेगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसको बोल देता हूं E1, ठीक, और इसके कारण निगेटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दिस इज E2, E2। अब ध्यान से देखें, लेट अस अज्यूम कि एंगल थीटा है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये एंगल थीटा है। अब ध्यान से देखो, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल थीटा, तो E1 का दो कंपोनेंट, एक तो इधर E1 cos थीटा, बोर्ड पे ध्यान, और एक कंपोनेंट ऊपर जाता E1 sin थीटा, ठीक। सिमिलरली E2 के बारे में सोचो, ये थीटा अगर है, ये थीटा है, ये भी थीटा है, ये थीटा तो क्या होता, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो E2 का भी दो कंपोनेंट, एक तो इधर हॉरिजॉन्टल दैट इज E2 cos थीटा, ठीक, और एक नीचे की तरफ E2 sin थीटा। अब मजे वाली बात यह है कि ये दोनों आपस में हो जाता है कैंसल, तो बचता है खाली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि ई नेट अगर हमको लिखना है दैट विल बी व्हाट, E1 cos थीटा प्लस E2 sin थीटा प्लस E2 cos थीटा। इसको काटा इसलिए क्योंकि E1 E2 का वैल्यू सेम होगा बच्चों, क्योंकि चार्ज सेम है और ये दोनों डिस्टेंस सेम है, ठीक है ना। तो चाहो तो E1 E2 को जगह पे E लिख लो, तुम 2E cos थीटा लिख लो, ज्यादा बढ़िया लगेगा तुमको। 2E का मतलब इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, KQ डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये R हो गया, तो इसका स्क्वायर कर दोगे तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। इसके कारण भी सेम ही आता, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया था। तो ये हो गया 2E इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा ये वाले ट्राइंगल में देख लो, बेस बाय हाइपोटेनियस, बेस बाय हाइपोटेनियस, यानी कि बेस हो गया a और हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस
ए स्क्वायर। ठीक है बात। अब देखो क्या देखें सर, दिखाओ। तो यहां से आ गया तुम्हारा 2k को बाहर रखो, 2qa डिवाइडेड बाई ये बन गया तुम्हारा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 3/2। ठीक, फिर से वही कहानी, ए स्क्वायर को उड़ा दो, बहुत छोटा हो गया आर के कंपैरिजन में। और देखो ये q इंटू टू ए को हमने p रख दिया, तो ये बन गया बच्चों k इंटू पी डिवाइडेड बाई नीचे आर स्क्वायर का पावर 3/2, 2 कैंसिल होके आर क्यू आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा ई नेट। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो बिल्कुल लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्शन सेम ही होता है। तो k इंटू पी डिवाइडेड बाई आर क्यू। अच्छा इस बार डायरेक्शन उल्टा है, सॉरी, तो एक माइनस साइन, माइनस के पी बाई आर क्यू, यानी कि अगर माइनस क्यू यहां पे है, इधर प्लस क्यू है, और यहां से किसी डिस्टेंस r पे तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो उसका डायरेक्शन बच्चों इस बार इधर ई नेट का डायरेक्शन। और हमें पता है डाइपोल का डायरेक्शन इधर था, दिस इज डायरेक्शन ऑफ p, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखो तो E इक्वल टू माइनस के पी बाई आर क्यू। नोट करें। ये हो गया इसका एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। अब हम किसी जनरल पॉइंट के पास चलते हैं, जनरल पॉइंट पे निकाल देते हैं। ये दोनों फॉर्मूला याद रखो, एक्सियल पॉइंट पे होता है 2kp बाई आर क्यू और इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है kp बाई आर क्यू। अब अगर किसी जनरल पॉइंट पे हम निकाल दें जिसमें कि सब कुछ आ जाए तो ज्यादा बढ़िया। ध्यान दे बोर्ड पे, हाँ जी, थर्ड में एट एनी जनरल पॉइंट, एट एनी जनरल पॉइंट। अब देखो क्या होगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डिस्टेंस अभी भी 2a है। सेंटर से मान लो r डिस्टेंस पे ही निकालना है, लेकिन ये अभी इससे थीटा एंगल बना रहा है। ठीक, अब क्या होगा कहानी में, ध्यान से सुने और समझें। हमारा डाइपोल अभी ये था बच्चों, ये था हमारा P, ठीक है ना, P निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ये P है। हम P को ही दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, ठीक है ना। P को, अपने डाइपोल को, अपना P का वैल्यू याद रखो, P का वैल्यू है Q इंटू 2a, इसको भूलो मत। इसको दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। कहने का मतलब क्या है सर, सबसे पहले देखो ये P को मान लो कि दो कंपोनेंट में, सबसे पहला कंपोनेंट एक देखो, एक इसका जाएगा P cos थीटा, एक जाएगा P sin थीटा। समझ रहे हो बात। तो सबसे पहले मैं मान लो कि ये P था, ये P था, इसको मैंने तोड़ दिया इस तरह से, इस डायरेक्शन में, तो ये बन गया बच्चे P cos थीटा, ठीक है ना, ये एंगल थीटा था। अब खाली इसके ऊपर ध्यान दो तुम, ठीक है ना। यहां से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट था जहां पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना था। तो मैं ऐसे सोच लेता हूं कि इसको भूल जाओ, अभी इसको दिमाग से निकाल ही दो। मैं ऐसे सोच लेता हूं कि यही डाइपोल है, जहां P था वहां P cos थीटा, और इसके लिए देखो तो ये एक्सियल पॉइंट बन गया, एक्सियल पॉइंट। और एक्सियल पॉइंट में हमें क्या पता होता है, मान लो कि अगर इसको नाम दे दूं E1, लेट दिस इज E1, तो E1 का जो वैल्यू होगा वो P cos थीटा के कारण एक्सियल बन गया। और एक्सियल का फॉर्मूला याद करो, हमने पढ़ा 2kp बाई आर क्यू, लेकिन P की जगह क्या आ जाएगा, P cos थीटा, तो 2kp cos थीटा बाई आर क्यू, ये हो गया E1। अब इसका एक और कंपोनेंट होता है बच्चों, ये हो गया P cos थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट, ये इस P को तो तुम भूल ही जाओ, ये हो गया बच्चों P sin थीटा, P sin थीटा, दूसरा वाला डाइपोल। अब ये इस डाइपोल के कारण ये वाला पॉइंट देखो तो इसका इक्वेटोरियल पॉइंट बन गया, परपेंडिकुलर पे, देख रहे हो, यहां से r डिस्टेंस पे, यानी कि दूसरे वाले केस पे पहुंच गए। और अगर मैं इसके कारण देखूं तो हमें पता है कि डाइपोल के डायरेक्शन के अपोजिट होता है, तो यहां पे जो E2 आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों, इधर कहीं, दिस इज E2, ठीक है बात। अब E2 का जो वैल्यू होगा वो किसके कारण, P sin थीटा के कारण, किधर, अपोजिट डायरेक्शन में, और यानी कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे, और इक्वेटोरियल पॉइंट पे होता है kp बाई आर क्यू, यानी कि P के जगह पे आ जाएगा P sin थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यू, खत्म। E1 निकाल लिया, E2 निकाल लिया, तो E नेट इधर कहीं हो जाएगा बच्चों। लेट अस एज्यूम दिस इज E नेट, ठीक है। अब मान लो इसका एंगल कुछ अल्फा है, कुछ एज्यूम कर लो एंगल इसका, ये वाला एंगल कुछ मान लो कि यहां से ये थीटा लिया था ना तुमने, ये अल्फा ले लो,
ठीक है, लेट दिस इज अल्फा। अब ई नेट निकालने के लिए क्या होगा, E1 और E2 दोनों आपस में देखो परपेंडिकुलर है, तो ई नेट का अगर वैल्यू हम निकालें तो हम लिख सकते हैं अंडर रूट में क्या, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो दोनों को स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या क्या बाहर निकल जाएगा, देखो KP डिवाइड बाई RQ दोनों में है, ये तो बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, KP बाई RQ निकल गया, ये बचेगा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस यहां पे बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ध्यान से देखो तो KP डिवाइडेड बाई RQ इंटू अंडर रूट में एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बन गया और बच गया साथ में 3 cos स्क्वायर थीटा। अब देखो ये जो फॉर्मूला निकला है बच्चे, इस फॉर्मूले को अगर याद रखो तो तुमको पीछे वाला दोनों याद रखने का बिल्कुल जरूरत नहीं है। बोलोगे सर कैसे, बताओ, ध्यान से देखो। इस फॉर्मूले को देखो जरा, अगर यहां पे थीटा का वैल्यू 0 रख देता हूं, अगर थीटा का वैल्यू 0, थीटा जीरो मतलब एक्सियल पॉइंट बन गया, तो ये बन जाएगा एक्सियल पॉइंट, और एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है हमें पता है 2 KP बाई RQ। चेक करते हैं, थीटा का वैल्यू 0 रख दूं तो देखो cos 0 1, ये हो गया 4 का रूट 2, तो आंसर आ जाएगा ई नेट इक्वल टू 2 KP बाई RQ, यानी कि एक्सियल वाला फॉर्मूला मिल गया। अगर थीटा को 90 रख देता हूं मैं, 90 डिग्री, थीटा 90, तो क्या इक्वेटोरियल पॉइंट, ये 0 हो गया, तो KP बाई RQ आ जाएगा। देखो यही फॉर्मूला था ई नेट का, KP बाई RQ। हाँ, ई नेट के डायरेक्शन के लिए एक काम जरूर कर सकते हो, ये जो ई नेट निकला है, ई नेट, इसका पोले की डायरेक्शन निकालो, तो मान लो कि ये E1 के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे देखो, टेन अल्फा इक्वल टू ये E2 यहां पे ले आओ उठा के, E2 परपेंडिकुलर बाई बेस यानी कि E2 बाई E1, यानी कि tan अल्फा इक्वल टू E2 का वैल्यू कितना था, E2 का वैल्यू है KP साइन थीटा डिवाइडेड बाई RQ डिवाइडेड बाई E1 का वैल्यू है 2 KP cos थीटा डिवाइडेड बाई RQ उड़ा, KP ने KP को मारा, KP मतलब कमला पसंद, और साइन थीटा बाई cos थीटा देखो tan थीटा हो गया, एक हाफ बचा, यानी कि tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा। तो अगर थीटा पता हो तो हम यहां से अल्फा भी निकाल सकते हैं कि ई नेट किस डायरेक्शन में है, E1 के साथ। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला है ई नेट का, KP बाई RQ अंडर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। यहां पे अगर थीटा 0 रखोगे तो आपको एक्सियल के लिए मिल जाएगा, और थीटा 90 रखोगे तो इक्वेटोरियल के लिए मिल जाएगा। यानी कि ये जो डाइपोल P था बच्चों, इसको हमने दो कंपोनेंट में तोड़ लिया था, एक P cos थीटा और एक P sin थीटा। तो P cos थीटा के कारण ये पॉइंट एक्सियल हो गया, और P sin थीटा के कारण ये पॉइंट इक्वेटोरियल हो गया। बस E1 निकाला, E2 निकाला, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर से आपको ई नेट का वैल्यू मिल जाएगा। नोट करें, लिखते जाओ। मिटाऊं, हम बात करेंगे पोटेंशियल की। कितना टाइम हो गया, थोड़ा और पढ़ा सकता हूं क्या मैं? नहीं यार, आज के लिए काफी हो गया। चलो इसके बाद का नेक्स्ट कहानी, पहले तुम यहां तक कंप्लीट कर लो। एक होमवर्क दे दूं, करना है इसको। होमवर्क ये है कि ये डाइपोल एक दिया हुआ है, इसका वैल्यू P है, ये एंगल 37 डिग्री है, और यहां से D डिस्टेंस पे एक पॉइंट है A, आपको E एट A निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होमवर्क है, इसको करके रखना, ठीक है। बाकी इसके बाद का कहानी हम लोग नेक्स्ट क्लास डिस्कस करेंगे। अब इस चैप्टर में कुछ नहीं बचा है बच्चों, पोटेंशियल बचा है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, और उसके बाद उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को डालेंगे तो उसका क्या क्या एक्टिविटी है, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, वो बचा हुआ है। तो ये हम नेक्स्ट क्लास कवर करेंगे, ठीक है। तो यहां तक अगर कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, जो भी समझ में नहीं आया, और बढ़िया से घर पे बैठ के पढ़ाई करते रहो। बाकी देखते हैं, अगर कोरोना में जिंदा बचे तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं बचे तो जय श्री राम। थैंक यू सो मच।